हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी है। लास्ट हमने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ईआरपी देखा, जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल 9 मॉड्यूल हम लोगों ने पढ़े हैं। सामने टेक्स्ट बुक रखने का आपको भी देखने का कहाँ तक हमारा पढ़ा हुआ है, कहाँ तक पढ़ के हो गया है। और प्रॉपरली पढ़िएगा जो भी पढ़ रहे हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने आगे भी बताया था, फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने पढ़ा है 9 मॉडल, उसका सिर्फ मैं आपको टॉपिक याद दिला दूँ। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल मॉड्यूल, सेकेंड टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, थर्ड टॉपिक प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। आपके सामने टेक्स्ट बुक है ही, आपके टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 101 पर हम लोग चल रहे हैं, ताकि टेक्स्ट बुक रखने का सामने आप लोगों को खुद को भी पता चलेगा कहाँ तक हुआ है। उसके बाद एचआर मॉड्यूल, हम लोगों ने जो एचआर मॉड्यूल वगैरह पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल यानी स्टॉक मॉड्यूल, उसके बाद परचेसिंग मॉड्यूल, उसके बाद मार्केटिंग मॉड्यूल, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, और लास्ट अंतिम क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल हम लोग ने डीपली पढ़े हैं। और उसके बाद अभी से यहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, पूरा ही इम्पोर्टेंट है इजी, है थोड़ा लेंदी, पर चैप्टर इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये चैप्टर में से पूछा जाता है और पूछा जाएगा ही, ठीक है। स्टैंड्स फॉर भी पूछा जाएगा। स्टैंड्स फॉर यानी मैंने आप लोगों को बोला था फुल फॉर्म वगैरह आप लोगों को सब ध्यान रखना है। आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मुझे अभी अच्छा लगेगा। 6.7 ईआरपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। देखिए, ईआरपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी पिछले बार मैंने लेक्चर में कहा था कि उसके साथ जुड़े हुए कुछ टेक्नोलॉजी, उसकी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी डिपेंड्स करते हैं। ईआरपी पूरा पैकेज ही है, आप लोग जानते हो। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पूरा एक पैकेज है, जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ये पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर थ्रू मिलती है, प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और यहाँ से उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, पर उसका एक परफॉर्मेंस बैठता है, क्या है क्या नहीं, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि व्हाट इज ईआरपी एंड व्हाट इज रिलेटेड टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। एन ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेटेड सेपरेट बिजनेस फंक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड अदर्स। ये सारा सेपरेट फंक्शन है बिजनेस का। मटेरियल मैनेजमेंट यानी जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल चाहिए उसको भी मैनेज करना है लाखों टन में। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है, मटेरियल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया, अभी इसको प्लानिंग करके हम किस तरीके से इसको सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनना है, क्या बनना है, ये प्रोडक्ट प्लानिंग करता है। प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाता है, उसको फिर सेल्स करना है तो सेल्स डिपार्टमेंट ध्यान रखता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन तो ध्यान रखता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में हमको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जब बन के बाहर आता है तो कुछ फ्री सैंपल वगैरह भी प्रोडक्ट दिया जाता है, जिसका कोई अमाउंट नहीं लिया जाता है कस्टमर के पास, और ऐसे यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट दिया जाता है। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एज अ डेमो तरीके भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखता है। और उस डेमो प्रोडक्ट में, उस फ्री सैंपल प्रोडक्ट में, फ्री सैंपल गुड्स में, या कुछ स्कीम में, या कुछ हम एक पर एक फ्री ऐसा कोई स्कीम बनाए, तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं उस प्रोडक्ट पर हमको कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान,
हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है। और भी कोई अदर्स डिपार्टमेंट यानी परचेज, सेल्स, जो भी डिपार्टमेंट हो, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को, सारे अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट फंक्शन को इनटू सिंगल एप्लीकेशन, एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही एप्लीकेशन में पूरा का पूरा बिठाया गया है, उसको ईआरपी कहा जाता है। इफ सम अदर टेक्नोलॉजीज विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस सेक्शन आर यूज अलोंग विथ स्टैंड अलोन ईआरपी पैकेज, the performance of the enterprise will be increased significantly. Let us discuss some of the related technologies used along with ERP packages। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग से बहुत सारे मैनेजमेंट आते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर में भी, किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, किस तरीके से हमको प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर है हमारे पास, डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो हम लोग चलो गुड्स प्रोड्यूस कर दे, सेल्स कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऐसा नहीं होता। एक बड़े स्केल पे, जब लार्ज स्केल पे बिजनेस चलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों रुपया लग जाता है एक प्रोडक्ट के पीछे, और फिर उतना सेल भी होना चाहिए, उसका उतना एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखता है। हम एक एक करके आपको जो चैप्टर में काफ़ी कट शॉर्ट दे दिया है, पर हम थोड़ा जहाँ पे भी मुझे लगा वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिटेल में चलेगा नहीं, पढ़ाएंगे तो भी इतना समझ में बस है, तो वहाँ पे थोड़ा भगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। नाम से ही पता चलता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, यानी प्रोडक्ट का जन्म होते ही प्रोडक्ट खत्म होने तक का प्रोडक्ट किस तरीके से मैनेज करना है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और उसके पहले थोड़ा हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो लाइफ साइकिल यही, जो किस प्रोडक्ट हम बनाते हैं और प्रोडक्ट खत्म होता है, उसकी डिमांड खत्म होती है, वो डिक्लाइन स्टेज पर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या, कहाँ कहाँ हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। यानी पीएलएम के नीचे अंडरलाइन कर दो, स्टैंड्स फॉर में पूछा जाएगा। पीएलसी ऐसा भी एक अंडरलाइन और कर दो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और पीएलएम प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, पीएलसीएम नहीं होता है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का होता है पीएलएम। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा आप लोगों को ये जो इतना पैराग्राफ है उसके थोड़ा बाहर जाके आप लोगों को एक चीज़ डिस्कशन में लाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये तुरंत समझ में आ जाए कि क्या है। पहले पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द entire life cycle of a product. Product life cycle is a use for determining the lifespan of a product. As shown in figure 6.5, the general schematic diagram of फोर स्टेज होता है हर प्रोडक्ट का। ठीक है, नीचे दिया गया ही है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, और किस तरीके से वर्क होता है ये भी बताता हूँ। तो फोर स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच कंसिस्ट्स of development and introduction of a new product, then its growth and in the market, it is maturity, at the last its decline if it cannot compete with the similar products of other companies। देखिए इसको बहुत ही ध्यान से, सॉरी, चलो इसको बहुत ही ध्यान से हमको समझना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये जनरल, ऐसा इस तरीके से होता है, हर प्रोडक्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट इसी तरीके से ही होता है। तो फर्स्ट स्टेज आता है प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मार्केट मिक्सिंग करके एक चीज़ होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में, मार्केट मिक्सिंग। मार्केट मिक्सिंग 4 पी, पी फॉर पेरोट,
4 पी पे आधार होता है, 4 पी पे आधार होता है। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, उसके बाद होता है प्राइस, उसके बाद होता है प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और उसके बाद होता है प्रमोशन। तो ये 4 स्टेज पर, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ये चारों स्टेज पर ये 4 पी कहीं ना कहीं लगते हैं। इसको कहा जाता है मार्केट मिक्सिंग। ये समझने वाली बात है कि जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब उसको इंट्रोडक्शन करते हैं मार्केट में, तो फर्स्ट प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ती है। मैं इंट्रोडक्शन के स्टेज पे 4 पी में फर्स्ट पी है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ती है, हमको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद उसकी प्राइस नक्की करनी पड़ती है, जो हमेशा हायर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं, उसकी प्राइसिंग हमेशा हम लोगों को हायर रखना पड़ता है। उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट में हमारे जैसा और किसी ने भी प्रोडक्ट वैसा बनाया नहीं होता है, तो हमको वो प्राइस थोड़ा हाई रखने का एक मौका मिलता है, और हाई ही रखा जाता है, हाई ही रखते हैं। उसके बाद है प्लेस। प्लेस यानी क्या होता है कि जहाँ पे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना है, तो कौन सी जगह पर एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे कि अभी प्रोडक्ट देखिए, नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के पीछे काफी रुपया लगा हुआ है, तो हम लोगों को जो प्लेस एडवर्टाइजमेंट करना है, वो भी बहुत सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट करना है, कहीं पे भी नहीं कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो एक बड़ी सी अच्छी सी कार बना के मार्केट में लॉन्च कर लिया है, ठीक है। अभी वो कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड्स है। कौन से प्लेस पर एडवर्टाइजमेंट करेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड्स है। ये सोचना पड़ता है कि कौन से प्लेस पे एडवर्टाइजमेंट करे। ऐसा नहीं है कि स्लम एरिया में एक होल्डिंग लगा दिया जाए, क्योंकि स्लम एरिया में 7 से 8 लाख रुपए की कार कोई नहीं खरीदेगा, तो वहां पे होल्डिंग लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके बदले अगर वहां पे मैगी वगैरह की होल्डिंग लग गई होगी तो उसका फायदा है। आप समझ रहे हो। तो प्लेस ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा प्लेस रखना चाहिए, प्रमोशन के लिए कौन सा प्लेस रखना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के स्टेज पे फर्स्ट पी आता है प्रोडक्ट, जहाँ पे ब्रांडिंग क्वालिटी देखनी पड़ती है, ब्रांडिंग करना पड़ता है। उसके बाद प्राइस उसकी हाई रखनी पड़ती है, प्लेस रखना पड़ता है, और लास्ट में प्रमोशन, प्रमोशन भी हाई रखना पड़ता है। जो बड़े बड़े शोरूम वगैरह है, वहां पर हाईवे वगैरह पर उसका प्रमोशन करना पड़ता है। टीवी वगैरह में जो अच्छी चैनल है, जो बड़े लोग देखते हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह, या कोई भी एक अच्छी चैनल पे उसका प्रमोशन करना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो उस लेवल के कस्टमर है वो मिल सकते हैं। तो ये फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमेशा सेल्स जो होता है वो कम ही होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन करते हैं हम, प्रोडक्ट का इंट्रो करते हैं, हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रमोशन में अगर मैं आपको बताऊं कि ऑटोमोबाइल्स ऐसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह है, अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में भी हम उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं कि अगर कोई भी टीम जीता तो उस टीम को हमारी तरफ से ये कार दे दी जाएगी। तो कार की भी ब्रांडिंग होती है, कार की प्रमोशन होती है। तो ये मतलब वहां पर हम लोग ऐसी प्लेस पे प्रमोशन किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में सेल कम होती है, लॉन्च प्रोडक्ट होता है। फिर सेकंड आता है, मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। गूगल ने अपना सेल्फ ड्राइव कार बनाया है, जो अभी लॉन्च पे ही है, सेल्फ ड्राइव कार। हालांकि वो 2-3 साल पहले कुछ आया था मार्केट में, जो अभी भी इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही है, अभी भी लॉन्च के ऊपर ही है, अभी भी वो उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। कहने का मतलब जो सेकंड स्टेज है ग्रोथ, वो नहीं हुआ है, अभी भी लॉन्च ही है। तो ये एग्जांपल है, गूगल ने अपने सेल्फ ड्राइव ऑटोमेटिक कार ये लॉन्च किया था।
उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है ग्रोथ, यानी मार्केट में अच्छा खासा प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, अब अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है हम लोगों को, काफ़ी सालों से हम लोग लॉन्च करके बैठे हैं, अभी ग्रोथ मिल रहा है, धीरे 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 ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को पता चल रहा है, लोगों के बीच में बात फैल रही है। तो ये सब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ग्रोथ में जब हम 4P पे जाते हैं, तो ग्रोथ में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्विस देखनी चाहिए कि हम किस तरीके से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्राइस है हमको थोड़ा सा कम करके मेंटेन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ग्रोथ पे आ रहे हैं, हम अभी लोग हमको देख रहे, लोगों के पास, लोगों के नज़र में हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमको वो ग्रोथ कर, जो हमारा ग्रोथ चल रहा है, हमने जो हाई प्राइस रखा था थोड़ा सी लो करना करके हम उस प्राइस को मेंटेन करना चाहिए, वो मेंटेनिंग करना चाहिए वो प्राइस को। उसके बाद प्लेस हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, क्योंकि अभी लॉन्च तो कर दिया, लोगों को पता तो चल गया, तो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों को रखना चाहिए जहाँ पे हमको एडवर्टाइजमेंट मिले, अच्छा खासा प्रमोशन मिले। हमको बहुत बड़े होल्डिंग्स लगाने चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। तो प्लेस हमको ऐसा रखना चाहिए। और प्रमोशन, अभी प्रमोशन हम लोगों को ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन करना चाहिए कि कौन सा एरिया, फॉर एग्जांपल ऐसी महंगी कार अगर हम लोग लॉन्च करते हैं तो हमारा जो एक पोज एरिया होता है, फॉर एग्जांपल अंधेरी का लोखंड वाला है, फिर मरीन ड्राइव वगैरह है, तो वहाँ पे हमारे बड़े बड़े होल्डिंग्स होने चाहिए ताकि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो ऑडियंस है, वो सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब होल्डिंग्स देख के हमारे लॉन्च किए प्रोडक्ट को, हमारा जो अभी ग्रोथ स्टेज पर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, ताकि हम तीसरे स्टेज पर पहुँच सके जो मेचोरिटी कहा जाता है। मेचोरिटी थर्ड स्टेज पर आ जाता है प्रोडक्ट का, जहाँ पे बहुत सालों से प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट चल ही रहा है, तो काफ़ी अच्छे खासे कंपिटिटर्स भी आ जाते हैं प्रोडक्ट के साथ में। हमारी कंपनी के साथ में और भी कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे दूँ, पहले मैं ग्रोथ का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी ग्रोथ हो रहा है, एक ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो ग्रोथ में यहाँ पर टेस्ला, आपने नाम सुना ही होगा, टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला करके। नेक्स्ट ईयर हमारे इंडिया में भी लॉन्च कर रहा है वो, बेंगलोर में। तो एलन मस्क का अगर आप लोगों के पास टाइम हो और कहीं पे भी कुछ भी, आप लोग आधा घंटा एक घंटा फ्री रहते हो, वैसे रहते ही हो, पर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एलन मस्क के ऊपर पढ़िए जरूर, और टेस्ला भी पढ़िए जरूर। और मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, एलन मस्क और टेस्ला की बात निकली है कि टेस्ला नाम का साइंटिस्ट था, निकोला टेस्ला। और ये साइंटिस्ट के ऊपर, ये साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जहाँ जहाँ पे हम वायर थ्रू इलेक्ट्रिक पास करते हैं, वहाँ वहाँ हम विदाउट वायर इलेक्ट्रिक पास कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा एलन मस्क ने उठाया है और एलन मस्क इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो आप दोनों के ऊपर पढ़िए, टेस्ला के ऊपर भी पढ़िए। टेस्ला यानी साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला। आप विकिपीडिया में, गूगल वगैरह में पढ़ सकते हो, पढ़िएगा जरूर। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में, आज से ये 5-6 साल पहले मैं उसके ऊपर पढ़ रहा था, तभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। फिर मैंने एलन मस्क के ऊपर भी पढ़ा, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें एलन मस्क के लिए पता चल गई होगी। तो ये ग्रोथ स्टेज पर है। और एक मैं इंडियन ब्रांड की बात करूँ, तो यहाँ पर महिंद्रा ने इलेक्ट्रो कार निकाली थी 2012 में, वो भी आज ग्रोथ पर है। आप लोग देखिएगा, महिंद्रा की इलेक्ट्रो कार आती है। हम हमारी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं करते, ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। महिंद्रा ने खुद ने ये इलेक्ट्रो कार 2012 में निकाली थी, आज से 8 साल पहले। ठीक है, जो गूगल ने तो अभी अभी निकाली है, उसके 8 साल पहले वो कार निकाली थी, इलेक्ट्रो कार।
तो आप ये उसके ऊपर भी पढ़िएगा। तो ये ग्रोथ स्टेज है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ने की कगार में है। फिर एक मेच्योरिटी स्टेज, जो थर्ड स्टेज है प्रोडक्ट का, मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे हमको प्रोडक्ट को एकदम मेंटेनिंग करना पड़ता है, एकदम मेंटेन करना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एकदम ही एस्टेब्लिश, वहाँ पे 4P, यानी मेच्योरिटी स्टेज पे 4P आता है कि प्रोडक्ट हमारा एकदम ही एस्टेब्लिश हो गया है मार्केट में। हमारे प्रोडक्ट को लोग जानने लगे हैं, लोगों को पता है, लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं हमारे प्रोडक्ट को। तो हमको कहीं ना कहीं सेकंड जो पी है, प्राइस, ये कम कर देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में और भी कंपनी आ चुकी है, और हमको हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में मेंटेन करने के लिए ये कहीं ना कहीं प्राइस लो रखना पड़ता है, या लो करना पड़ता है। उसके बाद हम प्लेस, यानी हम जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ स्कीम भी रख सकते हैं, इंसेंटिव भी दे सकते हैं, और भी कोई ऑफर वगैरह हम लोग रख सकते हैं प्लेस में जहाँ पे भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन, यानी प्रोडक्ट हम अलग अलग तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी देखिए, जैसे कि ये कोरोना वगैरह का माहौल है और ये सब जो चल रहा है, तो 2-3 महीने पहले भी सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह काफ़ी चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने स्कीम निकाल दी कि आप 2 मास्क लोगे तो तीसरा मास्क फ्री, यानी आप 100 रुपये में 3 मास्क लेके जाओ, एक मास्क का 50 रुपया, 100 रुपये में 3 मास्क, ऐसा करके। तो लोगों ने यहाँ पे स्कीम निकाली, प्रोडक्शन, उन लोग ने जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट तरीके से बेचना चालू कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। अब 2 सैनिटाइजर लोगे तो एक छोटी सी बोतल सैनिटाइजर की और फ्री हो जाएगी। ठीक है, आपका 250 ml सैनिटाइजर इतने का है, तो आप 500 ml लोगे तो उससे थोड़े कम प्राइस में आ जाएगा, 1 लीटर लोगे तो उससे थोड़े कम प्राइस में आ जाएगा। तो ये अलग अलग सब सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्कीम, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल पर है, मेच्योरिटी लेवल पर था मास्क और सैनिटाइजर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी डिक्लाइन, ये प्रोडक्ट का फोर्थ स्टेज होता है, डिक्लाइन, जहाँ पे प्रोडक्ट धीरे 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 करके गिरते जाता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पर कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही प्रोडक्ट डिक्लाइन होने आ रहा है, तो प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ नए फीचर्स प्रोडक्ट में लाने पड़ते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे एंड्रॉयड में हर 6 महीने में, 1 साल में नया 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 अपग्रेड आता जाएगा, आता ही जाता है। कहाँ पे था, कहाँ पे आ गया। आप बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ ना कुछ नया नया आ रहा है, क्योंकि मार्केट में चलना चाहिए, चलना पड़ता है। अगर आप नया नहीं लाते हो तो आप आपके प्रोडक्ट को एकदम ही डिक्लाइन कर दोगे, और ना के बराबर मार्केट में मिलेगा। मैं आपको डिक्लाइन का एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। डिक्लाइन प्रोडक्ट आपने कभी नाम सुना होगा, हिंदुस्तान मोटर्स का, जो इंडिया की एम्बेसडर कार बनाती थी। आपको मैं बताऊँ, आपको थोड़ा पिक्चर हाईलाइट कराता हूँ। आपने बहुत सारे मूवी में वाइट कार देखी होगी, उसके ऊपर लाल बत्ती वाली कार, समझ में आ रहा है? ये लाल बत्ती वाली जो कार होती है, लाल लाइट वाली कार, वो एम्बेसडर कहा जाता है, और वो एम्बेसडर कार का कंपनी है हिंदुस्तान मोटर्स। ठीक है, वो हिंदुस्तान मोटर्स अपने प्रोडक्ट को हिंदुस्तान मोटर्स अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स लाया ही नहीं। जैसा जैसा टाइम गया, अपने प्रोडक्ट्स में नया नया फीचर्स आया, लाया ही नहीं, वो लेके ही नहीं आया। तो देखिए, आज की डेट में जो नेता लोग, ज़्यादातर तो वो कार पहले नेता लोग ही यूज़ करते थे, तो जो नेता लोग यूज़ करते, आज देखिए BMW में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, आज वो कार कोई यूज ही नहीं करता है, और ना के बराबर है। और मैंने अभी उसके ऊपर पढ़ा नहीं है, पर शायद कंपनी भी बंद हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये होता है डिक्लाइन स्टेज। आप लोगों को मेच्योरिटी स्टेज पर आने के बाद अगर ऐसा लगता है कि अभी प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा है, आप देखिए अभी तो सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह एकदम ही डिक्लाइन स्टेज पर आ गया है, और कुछ महीनों में या और कुछ 6 महीनों में ये ना के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, जब कोरोना की सब कुछ निकल जाएगा और पूरा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो ये ना के बराबर हो जाएगा। सैनिटाइजर मास्क एक टाइम में बहुत सारा बिकता था, फिर बिक रहा था, मेच्योरिटी ग्रोथ हुआ, फिर मेच्योरिटी लेवल पे आया और फिर अब डिक्लाइन के स्टेज पर आने लगा है, आप भी देख सकते हो। तो डिक्लाइन का ये स्टेज है जहाँ पर आप लोगों को नए फीचर्स लाने पड़ते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, फिर प्राइस में आपको थोड़ा सा यानी कहीं ना कहीं तो डिस्काउंट दे ही देना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्कीम वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, भले थोड़ा कम प्रॉफिट हो और प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, ऐसा अपने को कहीं ना कहीं लाना पड़ता है। तो ये होता है प्राइस में। फिर आप लोगों को प्लेस में यानी जो भी मोर डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो भी हो सके उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए वो उस प्रोडक्ट के बारे में, हो सके उतनी लोगों के नज़र में वो प्रोडक्ट आना चाहिए। और प्रमोशन एकदम ऑफर के साथ प्रमोशन करना चाहिए। हर हर वीक में एक ऑफर, हर महीने में एक ऑफर, ऐसा लाना चाहिए। जब भी प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर हो, मैं तभी की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेज करता है ये 4 स्टेज के आधार पे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का जब इंट्रोडक्शन होता है, लॉन्च होता है, उसके बाद प्रोडक्ट जब ग्रोथ करता है, उसके बाद प्रोडक्ट जब एक मेच्योरिटी लेवल पे हो जाता है कि प्रोडक्ट चल रहा है वैसा करके, उसके बाद प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है। तो जब जब स्टेज आता है उस स्टेज में मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर होता है, काफ़ी डिपेंड होता है, और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट के ऊपर में आप लोगों को मार्केट मिक्सिंग का बताया है, ये 4P ध्यान रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए बोला है, आपके सिलेबस में नहीं है मगर आपके नॉलेज के लिए बोला है कि 4P यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4P के आधार पे हमको मैनेजमेंट करना होता है हर एक अलग अलग स्टेज पर, कि हम हमारा प्रोडक्ट अभी किस कौन से स्टेज पर है, उस स्टेज के आधार पर हम लोगों को ये 4P चलाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे जो है MIS। अभी MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 3 पार्ट में है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS यानी क्या? MIS यानी जहाँ पर लेबर होता है, जहाँ पे वर्कर होते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जहाँ पे डेटा होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ को एक जगह पर होता है, उसको कहा जाता है MIS। तो पहले तो मैनेजमेंट देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट यानी एक पूरा ग्रुप, बहुत सारे लोग जो एक एम पर वर्क करते, एक ही गोल पर सबका वर्क होता है, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों मिलके एक टीम बनती है और वो टीम एक ही गोल पर काम करता है, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट। अभी इवेंट मैनेजमेंट यानी एक इवेंट है, किसी का शादी का इवेंट है और उसी इवेंट को किस तरीके से अच्छा बनाना, वो मैनेजमेंट का काम है, वो मैनेजमेंट की टीम का काम है। तो इसको कहा जाता है मैनेजमेंट। उसके बाद में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी ये होता है रॉ डेटा से प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन, एक फुलफिल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक अच्छा सा डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकर बनने में काम आ सकता है, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। और उसके बाद एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिकली वर्क करता है, हम हमारी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में डाल के, और वो सिस्टम हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटअप करती है, थोड़ा सा हमको आइडिया देती है, तो उसको कहा जाता है सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आगे भी लूंगा सेम, यहाँ पे बता देता हूँ सिस्टम यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल के मेरी ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अभी उस एम्प्लॉयज़ का मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो मैं किस तरीके से डेटा मुझे मिलेगा, या तो फिर वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी मुझे ऐसा, फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मुझे ऐसा देखना है कि किस किस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में है, मुझे ऐसे लोगों के नाम चाहिए। तो मैं सिस्टम में क्या करता हूँ, अपनी क्वेरी डालता हूँ
और सिस्टम मुझे वो क्वेरी के हिसाब से रिपोर्ट देता है। समझ में आया? तो इसको कहा जाता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में सारे डेटा हमने पहले से स्टोर करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको रिपोर्ट के थ्रू मिलती है, इसको कहा जाता है सिस्टम। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन MIS, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैंड्स फॉर में पूछा जाएगा। इन MIS देयर आर 3 कंपोनेंट। चलो, in MIS there are 3 components, those are management, information and system। देखो 3 कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैनेजमेंट इज द एंड यूजर ऑफ डेटा। एंड यूजर जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो एंड यूजर ऑफ द डेटा, दैट इज डिसीजन मेकर। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा एंड सिस्टम। प्रोसेस डेटा यानी हमको रो डेटा मिलता है, उस रो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एकदम ही छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ, एकदम इजी। मैं आप लोगों को फोन करके बोलूँ कि आज, ऐसा एक बार फोन किया आज, फिर फोन कट कर दिया, फिर मैं बोलूँ लेक्चर, फिर फोन कट कर दिया, और फिर मैं बोलूँ है, फिर फोन कट कर दिया, तो ये आप लोगों को जो डेटा मिला, ये रो डेटा मिला। आज लेक्चर है, ये रो डेटा मिला। फिर मैं एक बार फोन करता हूँ और सीधा बोल देता हूँ कि आज लेक्चर है, तो ये टोटली हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये अलग अलग डेटा को प्रोसीड करके, प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन बनाता है, प्रोसीड करके रो डेटा को एक डेटा में कन्वर्ट करता है, उस डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी फुल फिल हमको जो मिलता है उसको कहा जाता है, जो फुल फिल डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बायोडेटा, आपका बायोडेटा में फुल फिल इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ, आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल, कॉलेज, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये टोटली होता है इंफॉर्मेशन। बराबर है। Information is the process data and system is the integration and holistic view of the enterprise. An enterprise may contain different categories of employees like clerk, assistants, officer, executives, manager, etc. ठीक है। ये सिस्टम सब लोग फॉलो करते हैं। मैंने जैसे बोला कि MIS यानी लेबर, वर्कर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, ये सब एक ही जगह पर होता है, उसको कहा जाता है MIS। अभी ऑल ऑफ देम आर यूजर ऑफ MIS। MIS will collection relevant data from inside and outside an enterprises. This data is processed and stored in a centralized database। centralized database का मतलब दूसरा मीनिंग होता है सर्वर। सर्वर का दूसरा नाम है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये आप कहीं पे भी लिख लीजिए, चाहिए तो यहाँ पे अंडरलाइन करके भी लिख लीजिए कि सर्वर यानी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एंड इज मेड अवेलेबल टू दिस यूजर व्हेनेवर इट इज नीडेड। फॉर एग्जांपल कि हमारा एक लार्ज स्केल पर बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और जैसे कि मैंने बोला कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो अभी मुझे ये देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज जो है, मैं एम्प्लॉय के ग्रुप का एक टीम लीडर हूँ, एक ग्रुप लीडर हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज जो है वो कौन से मंथ में कितनी बार छुट्टी लेते हैं, तो किसने कौन से डेट पे छुट्टी लिया है या हाफ डे लिया है। तो मैं ये पूरा सेंट्रलाइज्ड डेटा में अपनी क्वेरी डालता हूँ और रिपोर्ट के थ्रू आता है। सेंट्रलाइज्ड डेटा का काम ही ये होता है कि जिसको जो डेटा चाहिए वो एंटरप्राइज में उसको सारे डेटा मिल सकते हैं। एक ऑलरेडी वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वर वगैरह सब कुछ होता है। MIS का मतलब ये होता है कि पूरा एक ही जगह पे होता है। ठीक है। तो दिस डेटा प्रोसेस एंड स्टोर इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड इज मेड अवेलेबल टू इट्स यूजर व्हेनेवर इज नीडेड। जो भी यूजर होता है, मतलब यूजर यानी जो भी डिपार्टमेंट का यूजर होता है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट,
अकाउंट डिपार्टमेंट जो भी यूजर होता है उसके, MIS हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है एज एंड व्हेन द यूजर डिमांड इट्स, जब भी चाहिए हम लोगों को वो यूजर उस हिसाब से डिमांड कर देता है। तो आज हम लोगों ने दो चीज देखी, वीडियो थोड़ा छोटा ही हुआ है, ठीक है, जानबूझ के छोटा ही रखा है, हो जाएगा, पर आप धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर देख लीजिए, खत्म हो ही जाएगा 2-3 लेक्चर में जो भी हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज देखी, एक द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा MIS। इसमें और भी 3 चीज यहाँ पे बचती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अभी तक जो भी चैप्टर हुआ वो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। कहीं पे भी डाउट आपको आए तो कमेंट कर दीजिएगा और यहाँ पर फोन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।